जय हिंद जय भारत सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि आप थंबनेल में देखा है कि आज का जो सेशन है ये गद्य और पद से संबंधित है। जो आपके सीटेट यूपीटेट एग्जाम में जो गद्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पद से पद्य भाग दिया होता है और गद्य भाग दिया होता है उसमें से प्रश्न दिए जाते हैं। तो ऐसा ही हम आज इस वीडियो के माध्यम से एक सेशन जो है आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हमने गद्य और पद से 15-15 प्रश्न लिए हैं जो कि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो सके और ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। हो सकता है इसी गद्य या पद भाग को ही पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपके सामने ये रहा आपका वीडियो। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, इसे दो इसे दो भागों में बांटा गया है। 15 प्रश्न गद्यांश से और 15 प्रश्न आपके पद्यांश आएंगे, पद भाग से आएंगे। ये अपठित गद्यांश है जिसे हम प्रोज कहते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न इसमें है। गद्यांश हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। गद्यांश में हमारा कहता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और खेती पर निर्भर है। किसान अब हमारे देश की रीढ़ है। वो कड़ी धूप, वर्षा और कड़ाके की ठंड में भी खेतों में पसीना बहाते हैं ताकि देशवासियों का पेट भर सके। लेकिन आज के दौर में बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के कारण खेती भूमि कम क्या है खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति पैदा होती जाती है जो किसानों के लिए चिंता का विषय है। हमें मृदा संरक्षण और जन जल संचयन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। तो ये था आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ से प्रश्न क्या पूछता है अब आपको ये देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न कहता है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है या गांवों में रहती है। तो पहला हमारा ऑप्शन है ए 50%, बी है 60% और सी है आपका 70% और डी है आपका 80%। तो आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है कि हमारे जो भारत की जो जनसंख्या है वो गांवों में लगभग 70% निवास करती है, अर्थात सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरे में कहता है कि गद्यांश के अनुसार देश की रीढ़ किसे कहा जाता है। जैसे कि एक इंसान की एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो बैकबोन, वो उसी पर निर्भर होता है, उसी पर वो चलता फिरता, उसी पर, इसलिए किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा गया है या रीढ़ कहा गया है। अगर यह किसान खत्म हो जाए या किसान किसानी ना करे तो क्या होगा, सारे देशवासी मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। इसलिए किसान को रीढ़ कहा गया है, देश की रीढ़ कहा गया है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, शहरवासियों को, बी है नेताओं को, सी है किसानों को और डी है आपका वैज्ञानिकों को। तो देश का जो रीढ़ है यानी रीढ़ है वो किसको कहा गया है, वो किसान को कहा गया है। क्योंकि अगर किसान खत्म तो सारी दुनिया खत्म, क्योंकि किसान ही पूरे देश को चलाता है। आज विधायक हो या विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो, ये नहीं चलाते बल्कि किसान चलाता है। अगर किसान अन्न न उगाए तो सारी जितनी पब्लिसिटी है सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी के साथ जा रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, खेती योग्य भूमि कम होने का मुख्य कारण क्या है। खेती करने योग्य जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो ना होने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या क्या है। तो पहला हमारा है जनसंख्या की कमी, बी है शहरीकरण और प्रदूषण, सी है आपका अधिक वर्षा और डी है आपका जल संचयन। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा शहरीकरण और प्रदूषण।
इतने शहर बसते जा रहे हैं, शहरों का विस्तार होता जा रहा है, जिससे कि पृथ्वी कम होती जा रही है, धरती कम होती जा रही है। मतलब कि खेती करने योग्य, अन्न उगाने योग्य पृथ्वी हमारी कम होती जा रही है। अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं कि भले घर में 2-3 लोग रहते हों, लेकिन उनके पास 2-2 3-3 मकान मिलेंगे। तो ये क्या है? अनावश्यक घर बनाना भी व्यर्थ है। अगर घर बना के हम खड़ा भी कर दे तो अनाज ही पैदा नहीं होगा तो क्या हमको हमें घर खिला देगा? इसलिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि हमें जमीन को, जंगल को, वृक्षों को बचाना जरूरी है। इसलिए राइट आंसर हमारा शहरीकरण और प्रदूषण के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है चौथा। मृदा शब्द का अर्थ क्या होता है? मृदा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन हमारा है ए जल, बी है वायु, सी है आपका मिट्टी और डी है आपका पत्थर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो मिट्टी के साथ जाए, क्योंकि मिट्टी को मृदा कहा गया है, मृदा कहा गया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन हमारा सी के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पांचवा है। पांचवें में कहता है कि शहरीकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? शहरीकरण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पहला हमारा है ए करण, बी है ई करण और सी है आपका रण, डी है आपका अन। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा? तो राइट आंसर हमारा जा रहा है ई करण, शहरीकरण ई करण है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा, प्रत्यय हो गया इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा छठवां है। किसानों के लिए चिंता का विषय क्या है? पहला, शहरों की चकाचौंध, बी है पर्यावरण संतुलन बिगड़ना और सी है आपका नए बीज, डी है आपका यातायात के साधन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, किसानों के लिए चिंता का विषय है पर्यावरण संतुलन बिगड़ना, समय पर बारिश न होना, कुछ समय आंधी तूफान आना, ओले पड़ना, ये क्या है? पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना कहलाता है, जिस कारण किसान चिंता में है, उसकी फसल नहीं हो पाती, समय बेसमय बारिश होना। तो ये क्या है? हमारा बी ऑप्शन, पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा सातवां में क्या कहता है कि प्रदूषण शब्द का विलोम क्या है? प्रदूषण का विलोम शब्द क्या है? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला हमारा क्या है? प्रदूषण का विलोम क्या होगा? गंदगी, बी है शुद्धिकरण, सी है विदूषण और डी आपका है स्वच्छता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा स्वच्छता, शुद्धता दोनों सही है, लेकिन इसमें शुद्धता है नहीं, इसलिए स्वच्छता ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आठवां है। गद्यांश में किन प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है? गद्यांश में, अभी आपने गद्यांश ऊपर पढ़ी है, उसमें किन चीजों का, किन आपदाओं का जिक्र किया गया है? तो पहला है भूकंप और सुनामी, बी है चक्रवात, सी है आपका बाढ़ और सूखा, डी है बिजली का गिरना। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, अपने अपने राय के साथ जाएं, कितने आप सही कर पा रहे हैं प्रश्न। तो हमारा जो राइट आंसर है हमारा सी के साथ जाएगा, क्योंकि बाढ़ और सूखा का, इन आपदाओं का यहाँ पे हमारे पैराग्राफ में जिक्र किया गया है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। 9 में कहता है कि किसान कड़ी धूप में पसीना बहाता है। इस वाक्य में कड़ी क्या है? जो कड़ी शब्द दिया है ये क्या है? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन है ए संज्ञा, बी है विशेषण, सी है क्रिया और डी आपका है सर्वनाम। बताइए
कड़ी शब्द, किसान कड़ी धूप में पसीना बहाता है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है? कड़ी शब्द क्या है, इसको बताइए सभी कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? बी के साथ। विशेषण है, क्या है? विशेषण कहलाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 10वां। 10 में कहता है कि निर्भर शब्द का सही अर्थ क्या है? निर्भर शब्द का सही अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, ए है निडर, बी है आश्रित, और सी है आपका स्वतंत्र, और डी है भारी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर है, तो हमारा जा रहा है किसी पर निर्भर होना, आश्रित होना। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ जा रहा है। किसके साथ? बी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा 11 है। 11 में कहता है कि जल को बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के संरक्षण बचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी है जल संचयन, सी है जल विसर्जन, और डी आपका है जल प्रवाह। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ, जल संचयन। संचयन माने इकट्ठा करना। ठीक है, संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जल को बचाना, जल की सुरक्षा करना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है, निवासी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा निवासिनी, बी है निवासा, सी है निवासिन, डी है आपका निवासी। तो जो निवासी शब्द है, निवासी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएं, अपनी अपनी राय दें कि आप किसके साथ जा रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है बताएं। हमारा राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, निवासिनी। क्या है? निवासी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा निवासिनी। हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 13। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? गद्यांश का उचित शीर्षक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है शहरी जीवन, बी है भारतीय किसान और खेती, सी है आपका बाढ़ का प्रकोप, और डी है आपका प्रदूषण की समस्या। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है बी के साथ, भारतीय किसान और खेती ही इस पैराग्राफ का मुख्य शीर्षक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 है। 14 में कहता है कि परिश्रम का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। परिश्रम का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हुआ है? पहला है पसीना बहाना, बी है रीड, सी है ठोस, और डी आपका है कदम। तो जो पर्यायवाची है, परिश्रम का दूसरा नाम है, वो क्या है? पसीना बहाना। आप सभी ये जरूर जानते हैं कि हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसी को परिश्रम कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा? ए के साथ जा रहा है, पसीना बहाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है। ठोस शब्द का विलोम क्या होगा? ठोस शब्द का विलोम क्या होगा? पहला है भारी, बी है
तरल और पोला, सी है सख्त, डी है मजबूत। बताइए हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहिए, आप अपनी एक प्रेजेंटेशन जरूर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं कहाँ तक हूँ, किस पानी तक हूँ, क्या क्या मैंने अभी तक ग्रहण किया है, और आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। आपका तो 6-6 महीने 7 साल भर तैयारी होती तो भी नहीं हो पाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़े समय में तैयारी कर लूंगा और क्वालिफाइड हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप दिन रात एक कर दीजिए तभी संभव है। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा इसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है, तरल। ठोस का विलोम तरल होगा, या उसको पोला शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो खोखला होता है जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ, बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि अगला भाग गया है, आप पठित, अभी तक आपने गद्यांश पढ़ा है, अब हम आप पठित पद्यांश से 15 प्रश्न ले रहे हैं, 40। तो इसमें से हम पहले देख लेते हैं हमारा जो गद्यांश भाग, वो पद्यांश भाग है, इसमें क्या दिया गया इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो पद्यांश में कहता है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर एक हर संकट तूफानी में। फिर क्या कहा है कि डिगो न अपने पथ से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, और तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो ये हमारा क्या है, ये पैराग्राफ है, कविता है, जो पद्य भाग है। इससे अब ये 15 प्रश्न लिए गए हैं। अब इसको देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपके पद्य भाग से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 16 कहता है कि हिमालय हमें क्या प्रेरणा दे रहा है। हिमालय हमें क्या प्रेरणा दे रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है ए डरने की, बी है मुसीबत में डटे रहने की, सी है भाग जाने की, और डी है आपका झुक जाने की। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर है, किससे किससे बचाने के लिए, किससे प्रेरणा दे रहा है, क्या कह रहा है, हिमालय का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर बी है। हिमालय कहता है कि मुसीबत में डटे रहने की, क्या है, कितनी भी मुसीबत आ जाए उसमें डटे रहने की। जैसे एक आपने कक्षा 4 में एक कविता आई थी, तो उसमें भी यही बताया गया था कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो उसी पंक्ति से संबंधित, उसी कविता से संबंधित ये भी एक कविता है, जिसमें हिमालय अपने आप के स्थिति को बताते हुए कहता है कि हमेशा आप मुसीबत में डटे रहो, ना आंधी देखो, ना तूफान देखो, ना आग देखो, तभी आपको सफलता निश्चित मिल सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है। नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है, बिल्कुल आसान है। पहला ऑप्शन हमारा है पाताल, बी है आकाश, सी है भूमि, और डी आपका है सागर। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सीबीएसई कमेंट करके बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ जा रहा, आप इसे जानते हैं कि नभ का पर्यायवाची शब्द आकाश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है अगला 18 नंबर में क्या कहता है, कहता है कि अविचल शब्द का अर्थ क्या है। अविचल, तो हमारा पहला है ऑप्शन ए चंचल, बी है जो डगमगाए नहीं, यानी डरे नहीं, जो किसी हालात में अपने आप के हौसले को छोड़े नहीं, सी है धीरे चलना, और डी है आपका आलसी। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है, जो कभी डगमगाए नहीं उसी को अविचल कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर हमारा है 19। सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? तो पहला ऑप्शन हमारा है पथ से डिग जाना, बी है पथ पर अडिग रहना, सी है आंधी से डरना, और डी है आपका चुप बैठना। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? पथ पर अडिग रहना, पथ पर बिल्कुल खड़े रहना, किसी भी मुसीबत में अडिग रहना, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 20 है। 20 में कहता है कि नभ के तारे छूना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन हमारा है बहुत ऊंचाई पर चढ़ना, बी है आपका असंभव कार्य को संभव करना या महान उपलब्धि पाना, सी है तारा तोड़ना, डी है रात में जागना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। असंभव कार्य को, जो कार्य संभव ना हो सके उस कार्य को करके दिखाना। जैसे लोग कहते हैं ना कि तू पढ़ लिख के कौन टीचर बन जाएगा, कोई कहता है कौन तू पुलिस में चला ही जाएगा। तो कहते हैं लोगों के उस तर्क को हमें करके दिखाना ही हमारा क्या है? नभ के तारे छूने के बराबर होता है, हम छू कर दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि इस कविता में हिमालय किसका प्रतीक है? इस कविता में हिमालय किसका प्रतीक है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए, ए में कहता है कि कमजोरी का, बी है दृढ़ता और साहस का, सी है ठंडेपन का, और डी है आपका पत्थर का। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? सही बच्चे कमेंट करके बताएं। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर एक एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो अगले देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाए दृढ़ता और साहस का है। क्या है? हिमालय का प्रतीक माना गया है हिमालय का दृढ़ता और साहस का। हमारा राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 22। 22 में कहता है कि ऊंचा शब्द विलोम क्या है? ऊंचे शब्द का जो विलोम है वो क्या है? तो पहला हमारा ऑप्शन है लंबा, बी है नीचा, सी है छोटा, और डी है चौड़ा। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्पष्ट है, उसका ऊंचा का उल्टा कर दो, नीचा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्जाम टाइम में आपके कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि लगता है कि यार ये प्रश्न तो सारे मुझे आ रहे हैं, सब सही हो जाते हैं। आप कभी कभी इतने डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं कि आपको हवा तक नहीं लगती। इसलिए अपने हिसाब से इतने कठिन से कठिन सब प्रश्नों को खोजिए और ढूंढ ढूंढ कर उसको याद करिए, या कोई ऐसी क्लास मिलती है इसमें मैंने इसीलिए खोज के ऐसे ऐसे प्रश्न डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल होंगे। ठीक है, ऐसे ही दो चार क्लास आप देख लेंगे हमारी हिंदी की तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रश्न, और एग्जाम देने के बाद आपको पता चला कि वास्तव में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। हो सकता है प्रश्न घुमाने कोई तरीका अलग हो सकता है, या पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे ऊंचा का पूछा गया, वहां कुछ और विलोम शब्द पूछ लिया गया हो, लेकिन ऐसा संभव है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और हो सकता है इसी में से कुछ प्रश्न आपके फंस जाए, ये तो 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका 50% कह सकता हूं कि आपके 30 में से 15 प्रश्न हो सकता है इसमें से फंस जाए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है नीचा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 है। 23 में कहता है कि आंधी पानी शब्द में कौन सा समास है? आंधी पानी शब्द में कौन सा समास है? तो पहला हमारा है द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास, और डी आपका अव्ययी भाव समास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंधी पानी, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व है, एक लाइन पड़ी है, इसी से द्वंद्व स्पष्ट होता है, यानी आंधी और पानी। इसके कह सकते हैं आंधी और पानी या आंधी पानी।
तो यहाँ पे जो शब्द है वो द्वंद्व शब्द हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 है। 24 में कहता है कि कविता में प्यारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्यारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में कहता है हिमालय के लिए, बी है पाठक या बच्चों के लिए, और सी आपका है तारों के लिए, और डी है आपका तूफान के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा बी के साथ जा रहा है, पाठक या बच्चों के लिए यह शब्द का, प्यारे शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 25। पथ का अर्थ क्या है? पथ का अर्थ क्या है? तो पहला हमारा है पानी, बी है रास्ता, सी है पत्थर, और डी है आपका पैर। तो पथ माने रास्ता होता है, पथ का अर्थ हमारा रास्ता हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 26। 26 में कहता है कि संकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? संकट का पर्यायवाची शब्द क्या है या है? तो पहला हमारा है, पहला ऑप्शन हमारा है संकट का सुविधा, बी है विपत्ति, सी है सुख, और डी है आपका समाधान। तो बताइए हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? इसका सही ऑप्शन हमारा किसके साथ? संकट का अर्थ एक विपत्ति भी होती है, उसे आपत्ति भी कहते हैं, मुसीबत भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर विपत्ति के साथ चला जाएगा, बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 27। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? हिमालय संधि में, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? हिम धन आलय, ए गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, और सी है आपका यण संधि, और डी आपका है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, जिसे जिसे हम कहते हैं हिम धन आलय। हिम धन आलय, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 28। 28 में कहता है कि खड़ा शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है? पहला है हमारा संज्ञा, बी है विशेषण या क्रिया रूप, सी है सर्वनाम, और डी है आपका अव्यय। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्रिया रूप या विशेषण कह सकते हैं हमारे खड़े शब्द का। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 29। कविता का मुख्य सुर क्या है? कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो पहला हमारा है करुणा, बी है ओज वीर और प्रेरणा का, सी है हास्य का, और डी आपका हो जाएगा श्रृंगार का। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ? राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ ही जाएगा, क्योंकि कविता का मेन जो स्वर है, जो ओजस्वी है, वो जो ओज है, वो है क्या है? ओज माने आवाज या गंभीर आवाज, भीर वीरता का या वीरता का, इन चीजों का एक प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें इस कविता के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। अगला है, ये लास्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए, बताइए इसमें प्रश्न कहता है कि तारे शब्द का एक वचन क्या होगा? तो पहला हमारा ऑप्शन है तारा, बी है ऑप्शन तारी, और सी है आपका तारक, और डी है आपका तारों। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और ये कहेंगे कि जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।